समझ नहीं आ रहा अपने सैलरी इंक्रीमेंट का क्या करूं। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी का टॉप अप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। क्या? समझ में नहीं आया। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स का एसआईपी टॉपअप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। अब समझा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं अपूर्वा मंधानी, मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता और हम दोनों देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर चर्चा करने आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं। हमारा ये साप्ताहिक शो शेखर से सवाल लेकर। शेखर, देश और दुनिया की खबरों पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर तैयार हो जाए हम। हाँ बिल्कुल, और इस बार से मेरी कोशिश ये है कि आपके जो उत्तर हैं थोड़े छोटे रखता हूँ ताकि ज्यादा प्रश्न भी आ जाए। और एक हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अभी तो नहीं, लेकिन अगर वो ठीक से हुआ, अब थोड़ा टेक्नोलॉजी देख के, तो एक और भी करेंगे कि आप सवाल हमारा अपना ऑडियो पर या वीडियो पर भी पूछ सकें ताकि हम आपका सवाल भी प्ले कर सकें, फिर वो अपूर्वा को पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। तो शेखर, चलिए पहला सवाल विनायक देवधर का आ रहा है। वो बोल रहे हैं, भारतीय वायुसेना के मुख्य ने फिर एक बार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की तेजस सही मात्रा में बनाने की नाकामी सबके सामने लाई। निजी क्षेत्र को तेजस बनाने हेतु सरकार से आग्रह किया है उन्होंने। अमेरिका जो हवाई जहाज बनाता है उन सबके बड़े हिस्से भारत में निजी कंपनियां बनाती हैं। ऐसा है तो भारत सरकार की क्या मजबूरी हो सकती है कि वे तेजस बनाने में निजी कंपनियों को नहीं कह रही है। हाल ही में वो और भी पूछ रहे हैं कि कुछ निजी कंपनियों के सीईओ ने भारत सरकार को ऑफर दी थी कि वे इंजन भी बना सकते हैं अगर भारत सरकार उन्हें समर्थन दे तो। इन दो मुद्दों पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, भारत सरकार अभी प्राइवेट कंपनीज के साथ बहुत धीरे धीरे और बड़ी एहतियात के साथ आगे बढ़ी है। अब हम इस बात में शिकायत कर सकते हैं कि एससीबी क्या शर्म है, वो भी तो अपनी कंपनियां हैं और सारी दुनिया में तो प्राइवेट कंपनियां ही बनाती हैं। अमेरिका में लॉकहीड मार्टिन, बोइंग कोई सरकारी कंपनियां, डेसॉ फ्रांस में कोई सरकारी कंपनियां नहीं है। लेकिन भारत में क्योंकि कभी ऐसा नहीं किया गया तो एक बहुत हिचकिचाहट थी। और दूसरी बात, मोदी सरकार एक सोचा था कि ये प्राइवेटाइजिंग सरकार होगी, रिफॉर्मिस्ट सरकार होगी, लेकिन इस मामले में वो नई रिफॉर्मिस्ट है। वो बल्कि बिल्कुल ही डबलिंग अप ऑन पब्लिक सेक्टर है। इस साल के बजट में करीब 6 लाख करोड़ 6 ट्रिलियन रुपया पब्लिक सेक्टर में फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स के लिए डाला है। और दूसरी बात, जब से रफाल की कंट्रोवर्सी हुई तो जब कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने बोला कि आप एचएएल को बंद कर देंगे, तो उसके बाद इस सरकार डबल अप भी कर गई एचएएल के ऊपर कि एचएएल को और दे, एचएएल को और दे। सवाल ये है कि एचएएल के पास इतना बड़ा हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर है, वो हेलीकॉप्टर्स में भी समस्या है, हर नए इक्विपमेंट में समस्या आती है। तो ये बात नहीं है कि सिर्फ एचएएल की आई है। तो हेलीकॉप्टर काफी दिन से ग्राउंडेड थे, अभी फिर ये जब लड़ाई का वातावरण हुआ तो कम से कम आर्मी और एयरफोर्स के लिए खोल दिए, नेवी के लिए नहीं खोले हैं, क्योंकि नेवी वाला जो वर्जन था उसमें खास करके कुछ प्रॉब्लम है, कोस्ट गार्ड का एक क्रैश हुआ था। लेकिन जो एचएएल है वो भी इस टाइम सैचुरेटेड है जी। उसकी कैपेसिटी इतना बना पाने की है कि नहीं। एचएएल की एक बड़ी प्रोडक्शन लाइन थी जिसमें कि सुखोई 30 बनता था। अब सुखोई 30 की प्रोडक्शन इस समय खत्म हो गई है। अब उसको दोबारा शुरू करना चाहते हैं या उसको फिर आप तेजस में कन्वर्ट करेंगे, वो कुछ प्लान्स चल रही हैं। लेकिन अभी जो तेजस का डिले है, तेजस में डिले काफी एचएएल में भी हुआ है, वो सब बातें ठीक है, लेकिन अभी जो फर्दर डिले हो रहा है वो इसलिए कि अमेरिका से जो इंजन आने हैं उसके G404 जी, उसमें डिले हो गया, क्योंकि उसमें कुछ मटेरियल्स थे, कुछ क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं, रेयर मिनरल्स चाइना वगैरह से आते हैं, उन सब चीजों की वजह से जी में वो इंजन आने में देरी हो गई। अब जो हमारे इंजन आने हैं उनमें से एक तैयार हुआ है, वो आ गया है, उसको ऑलरेडी एचएएल ने अपने मार्क 1A के ऊपर लगाना शुरू कर दिया है। अब एचएएल कहता है कि इंजन आएंगे, जी भी कहता है 12 आ जाएंगे, तो इस साल के अंत तक वो 12 दे देंगे। लेकिन देखिए 12 आपके लिए काफी नहीं है जी, क्योंकि आपके स्क्वाड्रन्स ऑलरेडी बहुत कम हो गई हैं और काफी स्क्वाड्रन सबको खत्म करनी है। जैसे कि आप मान लीजिए हमारे पास मिग 21 बिस की स्क्वाड्रन है, उसको आप आजकल के ज़माने में उड़ा भी नहीं सकते। उसको अगर आप उड़ाएंगे, एयरबॉर्न करेंगे हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में, तो वो तो एक
तरह से आप टारगेट ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास तो इतना बड़ा रडार है नहीं कि वो दूर तक अपने दुश्मन को देख सके। दुश्मन पहले ही देख के फायर कर देगा, ना उसके पास इतनी लॉन्ग रेंज का मिसाइल है। तो दुनिया बदल गई है इस समय, और HAL को बहुत तेजी से काम करना चाहिए। और ठीक है, अब ये तो HAL को दिया हुआ है, मैं नहीं सोचता कि इसको बीच में आप प्राइवेट सेक्टर को ही कह सकते हैं कि अच्छा 12 तुम बनाओ, 12 तुम बनाओ, वो एक कॉम्प्लिकेटेड बात होगी। लेकिन इसके आगे जो भी करना है उसमें कॉम्पिटिटिव बिडिंग होनी चाहिए, किसी की भी मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। और यही इस बार जो एक्सचेंजेस हुई हैं 4 दिन की, इसका सबक भी यही है। क्योंकि 2 चीजें आपको चाहिए, एक तो आपको घर का बना हुआ सामान चाहिए ताकि कोई इसको रोक ना पाए, सारी टेक्नोलॉजी आपके पास है। दूसरा, उसके पास देखिए आपके पास क्वांटिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि मेरे पास 4 इसके हैं, आज मैं 4 इससे लड़ रहा हूँ, आज मैं 3 इससे लड़ रहा हूँ। आपके पास एक चीज के 400 होने चाहिए ना। और आपके पास कैपेसिटी भी होनी चाहिए कि आपकी एट्रिशन होती है तो आप और अपने आप बनाए जाएं, बजाय इसके के इंतजार करें कि बाहर से इंपोर्ट होके फिर आएगा। जी। तो ये मेक इन इंडिया बहुत जरूरी है, लेकिन जो हमारा सारा प्राइवेट सेक्टर है उसकी स्ट्रेंथ को लेवरेज करना चाहिए, वो लाइबिलिटी नहीं है। अब देखिए आर्टिलरी गन्स, इस टाइम आर्टिलरी गन्स जो L&T बना रही है या जो कल्याणी बना रही है, ये वर्ल्ड क्लास है और ये दुनिया में बिक भी रही है। और ये काम आज से 30 साल पहले, कम से कम आज से 35 साल पहले जब इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ तब तो शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन हमने एक जनरेशन वेस्ट कर दी है। अब अगली जनरेशन को ये ट्रांजिशन करते हुए 35 साल नहीं लगाने चाहिए, ये ट्रांजिशन बहुत तेजी से होनी चाहिए। अब देखिए जिस कंट्री में इतनी ऑटोमोटिव स्ट्रेंथ है, हम ट्रक बना सकते हैं, हम ट्रैक्टर बना सकते हैं, हम अर्थ मूवर्स बना सकते हैं, तो हम टैंक भी बना सकते हैं जी। आप टैंक देखें फौज के, तो करीब 95% टैंक हमारे रशियन ओरिजिन के हैं, T-90 और T-72। अभी आपने अपना टैंक क्यों नहीं डेवलप किया, मेन बैटल टैंक? अब जो हो रहा है लाइट टैंक, उसकी बात हो रही है प्राइवेट सेक्टर में बनाने की, लेकिन उसमें भी हमारा, जो मैंने लिखा भी था अपने नेशनल इंटरेस्ट में, हमारी जो मेंटेलिटी है वो ये है कि पिताजी ने आपको, या माताजी ने कह लीजिए, पेरेंट्स ने, आजकल ये कहना पड़ता है, आपको 10,000 रुपए दिए कि बेटा जाओ हेमलीज की दुकान है, कुछ खिलौने ले आओ, तो बेटा एक छोटा टॉय रे ले लेता है, एक, या बेटी एक छोटी कोई कार ले लो, या एक छोटा सा रॉकेट, या एक लेगो सेट, है ना, एक 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 करके 10,000, इतने भी शायद ना आए जी। तो हमारी सेनाओं का भी और डिफेंस मिनिस्ट्री का भी यही है, अच्छा 100 गन ले लो, अच्छा 80 ले लो। ये किड इन हैमली वाला सिस्टम नहीं चलेगा। आपने गन्स लेनी है, आर्टिलरी गन्स, तो आप 100 मत ऑर्डर कीजिए, एक बार में 1000 ऑर्डर कीजिए, आप अफोर्ड कर सकते हैं, इतनी महंगी भी नहीं है। उसके बाद अगली बार जब पूंछ में पाकिस्तान फायर करता है 10 गन से, आप फायर बैक कीजिए 200 गन से। एक बार करेंगे, उसके बाद वो करेगा ही नहीं। और ये भी है कि कल को मान लीजिए फिर आतंकवादी हमला होता है, तो हर बार इसका जो बर्डन है उसका सबक सिखाने का उस तरफ हमेशा एयरफोर्स के ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे आप प्रिडिक्टेबल हो जाएंगे जी। ऐसा आप लॉन्ग रेंज आर्टिलरी रखिए कि देखिए मेरे पास 100 किलोमीटर रेंज की आर्टिलरी है, 125 किलोमीटर जाके मार करती है, गाइडेड है, प्रिसाइज है। तो हर तरह का डिटेरेंट बिल्ड करना होता है। उसके लिए ना सिर्फ पैसे और खर्च करने हैं, लेकिन पैसे एक तो करेक्ट चीज़ों में खर्च करने हैं और ऐसे खर्च करने कि आपको उसकी वॉल्यूम भी मिल पाए नंबर्स में, और आपको समय पर भी मिल पाए। इसलिए अपने प्राइवेट सेक्टर को लाना बहुत अच्छी बात है कि मोदी सरकार ने उसको बाहर नहीं रखा हुआ, उसको अब ला रहे हैं, लेकिन बहुत धीरे धीरे ला रहे हैं। इतना धीरे लाने की ज़रूरत नहीं है, इसको बिल्कुल बाहें खोल के सबको हक करना चाहिए और उस बात को आगे लेके चलना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर का आर्मामेंट में आना, हमारा बहुत इंजीनियरिंग में पावर है, उसको हम अगर इग्नोर करेंगे तो नेशनल डिससर्विस है। शेखर, अगला सवाल आशीष मंडरा का आ रहा है। वो बोल रहे हैं अमेरिका, चीन और तुर्की द्वारा दिए गए इतने शक्तिशाली हथियारों के बाद भी पाकिस्तान भारतीय विमानों और मिसाइलों को अपने ऊपर हमला करने से कैसे नहीं रोक पाया? क्या दुनिया भारत और भारतीय सेना को सिर्फ इसलिए कम आंक रही है क्योंकि भारत पीसफुल रहा है? देखिए, पहली बात तो है कि दुनिया में कोई भारत को कम नहीं आंक रहा। ये हमें बार बार, मुझे लगता है कि हमारे मीडिया में भी कई लोग बार बार कहना चाहते हैं कि हमें कोई कम नहीं आंकता है, बल्कि हमें जितनी हमने शक्ति दिखाई है उससे बहुत ज्यादा शक्तिशाली मानते हैं। तो कुछ लोग जो हमारे क्रिटिक भी हैं
जो मैं इंटरनेशनल डिफेंस प्रेस में देखता हूँ, वो कहते हैं यार इतनी बड़ी फौज है, दे कुड हैव डन इवन बेटर। तो उसका क्यों इवन बेटर क्यों नहीं किया, उसका कारण वही है कि हमारा मिनिमलिज्म है, हम डिफेंस पे खर्च ही नहीं करते। जी। अगर आप देखिए जीडीपी का परसेंटेज तो आज जितना 1962 में नेहरू जी के समय था उससे कम है। तो ये तो भारत के लिए तो ये कोई बात ठीक नहीं हुई ना, क्योंकि हमारे पड़ोसी इतने अच्छे हैं, दोनों न्यूक्लियर वेपन लेके बैठे हैं, दोनों न्यूक्लियर अम्ब्रेला में बात करते हैं, दोनों हमको परेशान करते हैं। तो अपनी सुरक्षा के लिए कोई ठीक नहीं खर्च करेगा, तुम किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन विद इन दैट भारत की डिफेंस फोर्सेस, भारत की सेनाएं बहुत स्ट्रांग है। अब देखिए टर्की कुछ चीजें अच्छी बनाता है, पर कोई ऐसी चीज कटिंग एज नहीं बनाता जिसका किसी के पास तोड़ ना हो। चाइना भी कुछ चीजें बनाता है, चाइना ने नए प्लेन्स बनाए हैं, नए मिसाइल बनाए हैं, लेकिन उससे कंपेरेबल चीजें भी हमारे पास हैं। सिर्फ ये है कि हमारे पास कुछ एरियाज में काफी नहीं है। जैसे कि बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट होता है आजकल हवाई जहाजों का, कोई डॉग फाइट नहीं होती, एक के पीछे एक जा रहा है, वो जमाना चला गया। अब 200 किलोमीटर दूर से हो रहा है, जो दूसरे को पहले देख लेगा और जिसके पास मिसाइल होगा इतनी दूर मारने का, वो उसको बेटर चांस है। हमारे पास इस तरह के जहाज सिर्फ 36 रफाल हमने लिए। पाकिस्तान के पास इस समय, उनके पास पहले जो F-16 था उसका जो ब्लॉक 52 है, करीब 20-30 होंगे, कुछ और भी अपग्रेड कर लिए उन्होंने। तो आप समझिए 75 में से 30-40 BVR के लिए उनके ऑलरेडी तैयार हैं 2009 से। हमारे तो BVR पहली बार 2020 में आए हैं। और उसके बाद उन्होंने जो चाइनीज जहाज लिए, जो J-10, थोड़े से उनके पास 10-15 हैं, वो फुली BVR हैं, और कुछ उन्होंने JF-17 को भी BVR कर लिया, कुछ को किया है। तो इस सब मिला के कुछ एरियाज में उन्होंने अपना वेट बढ़ा लिया जिसमें हमें कैचअप करना है जी। अब फाइटर प्लेन्स में आप इतनी जल्दी कैचअप नहीं कर सकते। अगर आप खरीदने जाए भी तो वो हैमलीज की दुकान से नहीं मिलते हैं, राइट, उसमें समय लगता है। आप किसी को ऑर्डर भी दें तो उसको भी वो असेंबली लाइन शुरू करता है, बनाने में टाइम लगता है। तो ऐसी कुछ बातें हैं जहां हम पैसा और खर्च करेंगे, ठीक से खर्च करेंगे, बजाय इसके कि वही आपके घर में 3 बच्चे हैं, आर्मी ने भी एयरफोर्स, आपके पास 1000 खर्च करने हैं, 300 400 ऐसे दे दिए, और जो 300 दे दिए, और जो 100 बच्चे उस पर भी तीनों में लड़ाई हो रही है, राइट। तो वो छोड़ के दिल खुला करके खर्चा करना चाहिए, ताकि हमारी डिटरेंट फौज होनी चाहिए। हमारी फौज का मतलब ये नहीं कि वो लड़ाई कर पाए, अगर कोई लड़ाई करता है, या वो आपकी सीमा की सुरक्षा कर पाए, वो सब बातें हैं, लेकिन वो छोटे देशों की बातें। बड़े देश की सेना इसलिए होती है कि कोई आपके साथ लड़ाई कर ही ना पाए जी। तो वो डिटरेंट करने के लिए हमें जरूरत है। बाकी अब देखिए हमारे पास भी जो सामान है वो बहुत अच्छा है। अगर आप हवा में देखें, राफाल है, सुखोई 30 है। अब सुखोई 30 की आप मार देखिए, हर चीज को आजकल जाके दूसरे जहाज से लड़ना नहीं होता, लेकिन सुखोई 30 20,000-30,000 फुट के ऊपर जाके 900 किलोमीटर की रफ्तार से पाकिस्तान की तरफ जा रहा है, और तब ब्रह्मोस मिसाइल फायर करता है। तो ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज कितनी बढ़ जाती है। वही ब्रह्मोस मिसाइल अगर जमीन से फायर करेगा तो पहले उसको स्पीड गेन करने के लिए, हाइट गेन करने के लिए अपना ईंधन खर्च करना पड़ेगा, फ्यूल। वो इतना फ्यूल खर्च करेगा कि उसकी रेंज उसी के हिसाब से कम हो जाएगी, क्योंकि उसका तो मिसाइल को तो आप मिड एयर में रिफ्यूलिंग नहीं कर सकते। लेकिन जब वो सुखोई उसको छोड़ता है तो एक तो इतनी ऊंचाई से छोड़ता है तो उसको क्लाइंब करने का खर्चा नहीं होता फ्यूल का। दूसरा, सुखोई खुद 900 किलोमीटर पे जा रहा है तो मिसाइल भी 900 किलोमीटर से शुरू होता है जी। तो इस बार आप देखिए पाकिस्तान का जो स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि जितने मिसाइल हमारे ऊपर फायर हुए ये सब एयर लॉन्च्ड थे, ये जमीन से नहीं लॉन्च किए, ये हवा से किए। किसने लॉन्च किए? ये सुखोई 30 ने लॉन्च किए। तो हर चीज का एक पर्पस होता है। सबकॉन्टिनेंट में कोई ऐसा जहाज नहीं है दोनों एयर फोर्सेस में जो ये काम कर सके। जहां तक रफाल है, रफाल ने भी अपने लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल लॉन्च किए। वो इतना बड़ा नहीं है, इतना डिस्टेंस में नहीं है, लेकिन फिर भी वो 200-250 किलोमीटर काफी होता है, जो स्कैल्प है जी। तो जो पहले दिन बहावलपुर वगैरह में हमले हुए सारे स्कैल्प मिसाइल से हुए, और उसके बाद भी जो पाकिस्तानी कई बेसिस के ऊपर स्कैल्प मिसाइल का हमला हुआ, और वो बहुत इफेक्टिव हुआ क्योंकि बहुत एक्यूरेट है। तो आपके पास सामग्री बहुत अच्छी है। आपके पास S-400 तो एक और चीज है, वो तो अल्टीमेट चीज है जो रशिया से लिया है। लेकिन बराक 8 है आपके पास, जो आपने इजराइल से लिया है, अब बना भी रहे हैं।
आकाश आपका अपना सिस्टम है जिसको आप बना भी रहे हैं, तो हमारे पास कोई इतनी कमी नहीं है पाकिस्तान के मुकाबले, लेकिन कुछ एरियाज हैं जहां अभी हम फिलअप करें पैसे और खर्च करें तो वो एक डिटरेंट बन सकता है। शेखर, अगला सवाल कलोल बिस्वास का है। पूछ रहे हैं कि आखिरकार क्या आसिम मुनीर जीत गए? दुनिया ने चीनी विमानों पर ध्यान दिया, कोई भी देश खड़ा होकर ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन नहीं कर रहा था, कश्मीर फिर से चर्चा का विषय बन गया, भारत पाकिस्तान हाइफनेट हो गए और चोट पर नमक छिड़कने के लिए आसिम मुनीर को प्रमोशन दे दी गई। क्या आपको वाकई लगता है कि हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया है या सिर्फ कुछ समय या कुछ महीने खरीदे हैं हमने? आखिरकार भारत को क्या हासिल हुआ? देखिए, पहली बात तो ये कि जो आसिम मुनीर की प्रमोशन है वो उनको रिवॉर्ड नहीं है कि वो लड़ाई जीत गए, वो एक खिसियाहट है या बौखलाहट है ये कहने के लिए कि हमने कुछ किया, क्योंकि दुनिया में सारी दुनिया ने तस्वीरें तो देखी है ना कि उनकी बड़ी बड़ी एयर बेसेस, उनमें सब में अटैक वहां पहुंचा, ये बहुत बड़ी बात है और खास करके किसी एयरफोर्स के लिए बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन है। तो पाकिस्तानी चिपके रहते हैं जी 2 जहाज गिराए 4 जहाज गिराए, इसके ऊपर मैं एक आर्टिकल लिखने वाला हूँ अगले हफ्ते, वो आएगा तो आपको अलर्ट भी कर दूंगा और बल्कि आपके लिस्ट में पूरा शेयर भी कर देंगे। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, छोटा सा, ये मैं आगे की खबर आज बता रहा हूँ। हर बार इंडिया पाकिस्तान की कोई भी लड़ाई हो, कौन जीता कौन हारा, तो 71 की लड़ाई में तो कोई शक नहीं है कौन जीता कौन हारा। 71 में भी अगर आप पूर्वी क्षेत्र देखें, ईस्टर्न सेक्टर, ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश, उसमें तो बिल्कुल ही कोई शक नहीं है, बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान की फौज ने सरेंडर कर दिया जी। वहां पे लड़ाई में, कॉम्बैट में पाकिस्तान एयरफोर्स के 5 जहाज गए, भारतीय एयरफोर्स के 13 जहाज गए। तो अब आप क्या बोलेंगे कि पाकिस्तान एयरफोर्स बोली कि हम लड़ाई जीत गए, हमारे 5 उनके 13? ऐसे नहीं होता है। आप एक लड़ाई जो होती है ये टोटल एफर्ट होता है, तो उसके अंदर ये बचकानी बातें हैं और कुछ ये पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान की पब्लिक ओपिनियन में, पाकिस्तान एयरफोर्स में भी बचकानी बात है। लेकिन जो पाकिस्तान एयरफोर्स का जो तरीका है वो है जैसे बॉक्सर होता है ना, एक बॉक्सर तो जाके अटैक करता है जी, उसको फिर लगने का चांस भी होता है, और एक बॉक्सर होता है वो हमेशा ऐसे बैठता है कि डिफेंस में बैठा हूं, जब मुझे अटैक करेगा मैं उसको रुकता रहूंगा, मौका मिलेगा मैं कुछ कर दूंगा। तो पाकिस्तान एयरफोर्स का वो तरीका है जिसको कहते हैं सिटिंग बैक एंड डिफेंडिंग जी। 65 की लड़ाई में पहले 3 दिन के बाद उन्होंने यही किया, 71 की लड़ाई में पहले दिन के बाद उन्होंने फुल्ली यही किया, और अभी भी उन्होंने यही किया। तो वो ऑप्टिमाइज्ड हैं फॉर सिटिंग बैक एंड डिफेंडिंग। जो इंडियन एयरफोर्स है वो ऑप्टिमाइज्ड है इन गोइंग आउट एंड अटैकिंग व्हाटएवर द रिस्क्स। सो पाकिस्तान एयरफोर्स का डॉक्ट्रिन इज डिफेंसिव एंड रिस्क मिनिमाइजेशन जी। इंडियन एयरफोर्स का डॉक्ट्रिन है ऑफेंसिव एंड रिस्क unmindful of the risk, right? So some risk is to be accepted. जैसे कि एयर मार्शल ए के भारती ने कहा कि जब आप कॉम्बैट में जाते हैं, when you go in combat, some losses will be there, right? Otherwise आपने एयरफोर्स रखी क्यों हुई है? आपने सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए नहीं रखी हुई है जी। आपकी जो पावरफुल एयरफोर्स होती है उसको जाके आपका मैसेज, आपका उसको स्ट्रेटेजिक बैलेंस शिफ्ट करना होता है। उसका काम दूसरे एयरफोर्स, मॉडर्न वॉरफेयर, किसी भी वॉरफेयर में आप कहें कि एयरफोर्स से लड़ रही है, नेवी से लड़ रही है, आर्मी से लड़ रही है, ऐसे नहीं होता है। टोटल एफर्ट की बात होती है। और जहाँ तक पाकिस्तान एयरफोर्स में लिखूंगा इसके बारे में, वो अच्छी एयरफोर्स है, प्रोफेशनल है, लेकिन तीनों लड़ाइयाँ जो हमारी हुई हैं जिसमें एयर कॉम्बैट हुआ है, तीनों लड़ाइयों में समझ आया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो अपनी लाइन पे चलती है, तो बाकी एफर्ट में कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती है। शेखर, अगला सवाल अनुभव सक्सेना का है। पूछ रहे हैं कि चीन और गल्फ देशों के प्रति ट्रंप के चार्म ऑफेंसिव के चलते क्या ट्रंप ने भारत और मोदी पर गिव अप कर दिया है? क्या मोदी प्रशासन की अमेरिका की सभी यात्राएं अब बेकार हो गई? नहीं, ऐसे नहीं है। देखिए, ट्रंप के ऊपर तो आप पूरी किताब लिख सकते हैं चाहे तो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो ट्रंप है, जैसे कहते हैं ना बॉयज विल बी बॉयज, ऐसे में कहना है ट्रंप विल बी ट्रंप। जिस दिन से वो सत्ता में आए उस दिन से उन्होंने क्या किया है, जितने अपने दोस्त हैं और एलाइज हैं सबकी बेइज्जती करी है और सबका मजाक उड़ाया है और सबको परेशान किया है और अपने दुश्मनों को खुश किया है। ये नहीं कि दुश्मनों को कुछ दिया है, पुतिन को कुछ दिया नहीं है अभी, शी जिनपिंग को कुछ दिया ही नहीं है अभी, लेकिन आप देखिए कि अमेरिका का कनाडा से बड़ा दोस्त तो कोई हो नहीं सकता।
अमेरिका की हर लड़ाई में कैनेडियन सैनिक उनके साथ लड़े हैं, उनके साथ मरे हैं। तो ये तो अमेरिका ही है, नॉर्थ अमेरिकन सबसे बड़ा अलायंस तो अमेरिका और कनाडा ही है। जी। उसको बार बार कहते हैं 51st स्टेट। उसके नया प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होके आया, उसके बैठे बैठे कहते हैं 51st स्टेट। उसने कहा मैंने सारे वोटर्स को पूछा इस सारे इलेक्शन में, कोई नहीं चाहता कि कनाडा के आपको कनाडा विल नेवर बी फॉर सेल फॉर टू यू। तो ट्रम्प ने कहा नेवर से नेवर, राइट। तो वो एक ट्रोल करते हैं सबको, वो दोस्तों को ट्रोल करते हैं। यूरोप को कितना ट्रोल किया, जापान को, ऑस्ट्रेलिया को। तो वो इस समय वो इजराइल से बात नहीं कर रहे, नेतन्याहू से नाराज हैं, सारे मिडल ईस्ट का इजराइल नहीं गए। तो ये ट्रम्प का एक दूसरा उसकी एक साइकोलॉजी है कि इस कमरे में उनका मतलब कमरे का दुनिया एक ही स्टार है, वो स्टार मैं हूं, या तो आप बोलो कि मैं स्टार हूं, नहीं तो मैं खुद बोलूंगा मैं स्टार हूं। तो अब भारत पाकिस्तान ने जो भी किया उनको ये कहना था मैंने रुकवा दिया ट्रेड। अरे भाई ट्रेड मत करो तो आपका भी तो नुकसान होगा ना। आप कोई फेवर थोड़ा कर रहे हो किसी और कंट्री से, अगर आप कुछ खरीद रहे हो जी। आप वही खरीद रहे हो जो आपको चाहिए। तो ये बेकार की बातें हैं। ट्रम्प कहते कुछ हैं, उनकी सरकार की पॉलिसी नेसेसरीली वो नहीं होती है। तो ट्रम्प की बात से इतना घबराना नहीं चाहिए। सच बात यह है कि दुनिया में किसी को भी ऐसे अमेरिका के लीडर से डील करने की कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है कि उन्होंने डिप्लोमेसी के सारे प्रिंसिपल्स को उल्टा कर दिया है इस टाइम। शेखर, अगले 2 सवाल भी ट्रम्प से जुड़े हुए हैं। उनका यूजर नेम है चालू फॉक्स। ये पूछ रहे हैं कि ट्रम्प और नेतन्याहू के बीच संबंधों में तनाव का कारण क्या है और इससे भारत को क्या सबक मिल सकते हैं। देखिए ट्रम्प का एक ईगो का इशू होता है, तो नेतन्याहू भी एक तरह का ही मैन इसको कहते हैं, या मैचो मैन ऑफ द नेशनलिस्ट राइट है, स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ द नेशनलिस्ट राइट है। तो ट्रम्प को उससे, क्योंकि वही है ना कि एक म्यान में 2 तलवारें कैसे रहेंगी, तो उनको चाहिए कि उनकी प्रेजेंस पे सब उनको डेफर करें, डेफरेंशियल रहे। इसीलिए उनको ज्यादा तकलीफ हो गई थी ज़ेलेंस्की के साथ भी। तो ये काम आता है कियर स्टारमर को। वो पहले ही आके उन्होंने किंग से उनको इनविटेशन दे दिया, इम्पोर्टेंट फील कराया। लेकिन नेतन्याहू से कुछ ये समस्या है जी। मुझे नहीं लगता कि सब्सटेंटिवली अमेरिका और इजराइल में कोई इशू है, क्योंकि अमेरिका से सारी एड इजराइल को आ रही है। पहले से भी बड़े बॉम्ब्स आ रहे हैं, जो बहुत बड़े बॉम्ब्स जो कि बाइडेन ने बंद कर दिए थे, बैन कर दिया था, अमेरिका उनको डिलीवर करे जा रहा है। तो ये इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ट्रम्प की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। अगला सवाल रूफ का है। पूछ रहे हैं आप साउथ अफ्रीका के मामलों में ट्रम्प की इन्वॉल्वमेंट को किस प्रकार देखते हैं और क्या ये उनकी पावर्स का ओवररीच नहीं है। देखिए ट्रम्प कौन है, अगर आप ट्रम्प की असलियत समझें तो वो ही इज ए क्रिश्चियन वाइट सुप्रीमेसिस्ट। वो क्लासिकल रिपब्लिकन नहीं है। और उन्होंने खुद भी कहा, जिस दिन उनका इनॉग्रेशन हुआ, उन्होंने कहा दिस इज ए न्यू रिपब्लिकन पार्टी। तो क्लासिकल रिपब्लिकन नहीं है। रिपब्लिकन राइट ऑफ सेंटर, यू कैन बी हार्ड राइट ऑफ सेंटर बट लिबरल जनरली, वो नहीं है। ये मेगा पार्टी है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसके रिपब्लिकन को इन्होंने हाईजैक कर लिया है। एक हमने स्टोरी भी की थी द प्रिंट में, सानिया धिंगड़ा ने की थी, उसकी लिंक हम शेयर करेंगे आपसे। 2 स्टोरीज हैं कि कैसे बीजेपी में भी एक मेगा उभर आया है अभी, जो अपनी पार्टी को ये अटैक करते हैं कि आप सफिशिएंटली राइट विंग नहीं है, आपको और राइट विंग और हिंदू होना चाहिए। तो ऐसे ही ट्रम्प ने हाईजैक किया रिपब्लिकन पार्टी को। अब उसके अंदर एलन मस्क का इन्फ्लुएंस है। एलन मस्क क्या है, साउथ अफ्रीकन है और वाइट है। अब ये बहुत प्रोपेगेंडा चल रहा है कि बहुत वाइट लोगों का साउथ अफ्रीका में जेनोसाइड हो रहा है। कुछ समस्याएं हैं वहां पे और कुछ वाइट लोग छोड़ भी रहे हैं। आप देखिए कि काफी स्पोर्ट्स के लोगों को हम जानते हैं, काफी स्पोर्ट्स पीपल जो हैं साउथ अफ्रीका के वाइट छोड़ के और देशों के लिए खेल रहे हैं। अब इतना दूर भी क्यों जाते हैं, आप देखिए केविन पीटरसन को देखिए। तो ऐसे काफी लोग छोड़ के जा रहे हैं वहां से। ग्रेम हिक था उसके पहले। जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, इनकी ये समस्या है क्योंकि इनकी जो पहले वाइट अपार्थेड था, पहले जो बहुत छोटी वाइट माइनॉरिटी थी वो राज करती थी। जब अपार्थेड हटा, डेमोक्रेसी आई, तो ब्लैक्स पावर में आ गए। और जो डेमोक्रेसी में जो जिसकी जितनी आबादी उसको उतना वोट, तो उस चक्कर में उनकी पॉलिटिकल पावर बहुत कम हो गई है। तो समस्याएं हैं, पर ऐसा नहीं कि मैं जेनोसाइड हो रहा है। और काफी फिर वो जिसको हम कहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, उस तरह की खबरें
ट्रम्प सुनते हैं, और ख़ास करके वो एलन मस्क से भी सुनते हैं, क्योंकि एलन मस्क का अगर आप देखिए ट्विटर, खैर अब तो मुझे वो बैन कर देंगे, मैं ट्विटर बोलूँगा एक्स, उसके ऊपर उनकी पोस्ट देखिए तो शुरू दिन से जब से ट्रम्प इलेक्ट हुए हैं वो साउथ अफ्रीकन पॉलिटिक्स एलन मस्क ने खेलनी शुरू कर दी है। और वही कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीकन वाइट्स, उन्होंने ये भी लिखा अपने एक ट्वीट में कि साउथ अफ्रीकन वाइट्स आर द मोस्ट ऑप्रेस्ड माइनॉरिटी इन द वर्ल्ड। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रत्याड़ित जो अल्पसंख्यक ग्रुप है, समुदाय है, वो साउथ अफ्रीका का श्वेत समुदाय है। अब वही लाइन लेके घूम रहे हैं, ट्रम्प सुबह से रात तक वही बात सुन रहे हैं, तो उसका असर होता है। और ये ट्रम्प का ये भी है, उसके सामने अगर कोई और नेता बैठा है तो उसको दादागिरी करके दिखानी है ही, क्योंकि ट्रम्प का जो माइंडसेट है वो गली के गुंडे का है। दूसरा आदमी शरीफ आ रहा है, उसको जाते हुए कंधा मार दिया, और दूसरा आदमी भी अगर आ रहा है वो भी अपनी गली का अगर दादा है तो उसको और भी जोर से मारा, और इस तरीके से मारा कि सब देख लें कि बॉस कौन है। तो इस केस में मैं कहूंगा कि साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट रामाफोसा, उन्होंने बहुत अच्छी तरह हैंडल किया। उन्होंने कहा देखिए मेरे पास आपको कोई एयरप्लेन गिफ्ट करने के लिए तो नहीं है ना, क्योंकि वो भी कतर से लेके आए हैं। तो ये जितने भी लोग अब ट्रम्प से डील करेंगे उनको अपनी लाइंस रिहर्स करके जानी पड़ेगी, क्योंकि ट्रम्प का तरीका बहुत अलग है। शेखर, आज का आखिरी सवाल लूंगी। विशाल कुमार यादव का ये बोल रहे, शेखर जी ने जातिगत जनगणना पर 2 सप्ताह पहले एक सीटीसी किया। मैंने खुद कभी आरक्षण नहीं लिया, लेकिन क्या मोदी जी द्वारा 2019 के ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बाद आरक्षण पर कुछ बचा भी है कहने के लिए? बोल रहे आरक्षण गरीबी हटाओ योजना तो है नहीं, लेकिन एससी ने तकनीकी बिंदु निकालकर 50% की लिमिट को खुद ही खत्म कर दिया। एससी ने जाट या मराठा आरक्षण को रद्द करते हुए जो पैमाने तय किए थे वो ईडब्ल्यूएस आरक्षण के समय चेक भी नहीं किए। भारत के 15% ईडब्ल्यूएस के लिए कुल आरक्षण का 10%, कर्नाटक की बीजेपी सरकार 10% ईडब्ल्यूएस लोगों को नहीं ढूंढ पा रही थी। इससे बेहतर क्या ये नहीं है कि जाने दिया जाए 100% आरक्षण? तो आखिर क्यों वो सीटीसी वो बोल रहा है? नहीं, देखिए वो सिर्फ इसलिए है कि आप जनगणना तो कर लेंगे, लेकिन उसके बाद उस डेटा का क्या करेंगे? आपके पास नौकरियां तो सरकार के पास नहीं है, फिर आप प्राइवेट सेक्टर में ज़बरदस्ती जाएंगे कि आप आरक्षण कीजिए। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण आप कर भी दीजिए तो फिर आपके इंस्पेक्टर बैठेंगे देखने के लिए, फिर इंस्पेक्टर सर्टिफाई करेंगे किसकी कास्ट ठीक थी कि नहीं थी, आपने कितने किए कितने नहीं किए, तो आप वापस एक तरीके से इंस्पेक्टर राज ले आएंगे। तो भारत में आप फिर निवेश तो आप छोड़ दीजिए, विदेशी निवेश तो छोड़ दीजिए, क्योंकि इस तरीके से आप सरकार को फिर प्राइवेट सेक्टर में ला रहे हैं। आपके जो भारतीय उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर्स, वो भी इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और सच्चाई ये है, ये मतलब कड़वी सच्चाई है कि पिछले 5 साल से भारत का प्राइवेट सेक्टर भारत में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, बहुत कम कर रहा है। हर बार जबकि वित्त मंत्री बोलती हैं कहीं पे, और अब तो आप देखते हैं कि वो एक परेशान है इस बात से कि आप लोग इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट के लिए एनवायरनमेंट को बेहतर करना है, ना कि ये कहना कि इस तरीके से मैं वापसी में एक पीछे से आपके अंदर इंस्पेक्टर राज ला रहा हूँ। क्योंकि कोई तो सर्टिफाई करेगा ना कि आपने कितने लोग रखे, कितने लोग किस कास्ट के थे। हर राज्य का कास्ट सिस्टम अलग है। तो ये मैं कहूँगा कि जब एक बार ये काम शुरू कर दें आप, तो इससे वापस आना मुश्किल होता है। और यही मेरा कहने का तात्पर्य था। मेरा कोई रिजर्वेशन से, तो हम तो रिजर्वेशन को सपोर्ट करते हैं, उसके अगेंस्ट नहीं है, लेकिन ये कहना कि अब सबकी कास्ट बता देंगे, ये लगा कि मेरे हिसाब से एक डिवाइसिव चीज़ है। ख़ास करके आपके पास जब उनको कुछ देने के लिए नहीं है उसके लिए, क्योंकि अगर आपके रिजर्वेशन, इसके बाद क्या होगा मुझे पता है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी, फिर रिजर्वेशन को बढ़ा दिया जाएगा। आप चाहें तो उसको 80% करें, या जैसे आप करें 100% भी कर दें, लेकिन नौकरियां तो सरकार में वही है ना। 26,000 पुलिस वालों की नौकरी के लिए, रेलवे की नौकरी के लिए 1.5 करोड़ एप्लीकेशन आती है। तो अगर वो सारी रिजर्व भी होंगी तो 26,000 ही तो मिलेंगी। तो आपको इकोनॉमी ग्रो करा के मौका बढ़ाना है सबके लिए, ना कि इन सारी बातों में घुस जाना है। लेकिन लगता है कई बार जब राहुल गांधी, हालांकि बीजेपी मजाक उड़ाती है राहुल गांधी का हर समय, लेकिन जब वो कोई नई बात शुरू करते हैं तो बीजेपी उसी को पकड़ लेती है कि राहुल गांधी के हाथ में कुछ भी ना रहे। जी, चलिए इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।